Good afternoon, my dear friends. First of all, I would like to once again give my hearty thanks to Management Committee of Akola Bar Association for selecting me for second time, and huge thankful to you all for tolerating me for second time. Anyways, in last lecture we have seen, अपन ने देखा सेक्शन 14 तक अपन आ गए थे. सेक्शन 14 तक ऐसा समझ लिए कि ये एक थ्योरेटिकल पार्ट था जो बहुत बेस है. कोई भी आगे 15 to 60 के इसका बेस सेक्शन 14 तक था. जब तक आप सेक्शन 14 तक के प्रोविजंस समझेंगे नहीं, आगे की प्रोविजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ महाराष्ट्र रेन कंट्रोल एक्ट, वो अपने को समझ में नहीं आएगा. तो अपन ने पिछली बार थ्योरेटिकल पार्ट देखा, सीजेशन देखा, एक्सेप्शंस देखा, डेफिनेशंस देखे. अब वी विल स्टार्ट टुडे with section 15 of Maharashtra Rain Control Act. एक चीज याद रखिए, पूरे महाराष्ट्र रेन कंट्रोल एक्ट में सेक्शन 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. 15 और 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन है भी इजी. ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, प्लेन लैंग्वेज है. तो आपको हिंदी चलती है? सेक्शन 15 कोई बोल सकता है क्या है? गलत भी हुआ तो चलता, यहां सिर्फ हम डिस्कशन करने आए हैं. सेक्शन 15, नो इजेक्टमेंट बाय लैंडलॉर्ड. इजेक्टमेंट मीन्स काढून टाकणे. किसी भी टेनेंट को आप बाहर नहीं निकाल सकते, और कौन सी कंडीशन में आप नहीं निकाल सकते, या लैंडलॉर्ड कौन सी कंडीशन में वो राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ये सेक्शन 15 में. आप लोगों ने बुक्स लाए कोई? ठीक है. सेक्शन 15 नो इजेक्टमेंट ऑर्डिनरीली टू बी मेड इफ टेनेंट पेज और इज रेडी एंड विलिंग टू पे स्टैंडर्ड रेंट एंड परमिटेड इंक्रीज. अपन ने पिछले सिटिंग में देखा था कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, परमिटेड इंक्रीज क्या होता है. अब 15 सेक्शन बोलता है कि अगर सब क्लॉज 1 टेनेंट का कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है, या जो परमिटेड इंक्रीज अगर लैंडलॉर्ड ने करवाया है तो वो अगर आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अमाउंट टेनेंट के अगेंस्ट में आउटस्टैंडिंग है, तो लैंडलॉर्ड को राइट आता है कि ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट टेनेंट. अब उसने रेंट नहीं भरा है, भाड़ा नहीं दिया है, तो लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा, भाई आप जगह खाली कर दो, प्रीमाइसेस खाली कर दो. करेक्ट, कॉमन राइट है उसका. लेकिन आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद भी अगर कोई सूट फाइल करता है लैंडलॉर्ड,
और टेनेंट इज विलिंग, वो बोलता है कि भाई मैं पैसे भरने को तैयार हूं, जो मेरा आउटस्टैंडिंग है, परमिटेड स्टैंडर्ड रेंट है, परमिटेड इंक्रीज कम से कम उतना भरने को मैं तैयार हूं, या वो अमाउंट जो एग्रीमेंट में तय हुई वो मैं भरने को तैयार हूं। तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल सकता कि भाई आप खाली करो, उसकी एक कंडीशन है। पीरियड ऑफ लीज वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूटी में है। आपका आउटस्टैंडिंग हो गया है, लैंडलॉर्ड ने आपको खाली करने के लिए केस दाखिल की है या नोटिस आई है, जो भी एक्शन लिया है, अगर टेनेंट बोलता है कि मेरा आउटस्टैंडिंग मैं भरने को तैयार हूं, तो कोई इजेक्टमेंट होगा नहीं, उसको निकाला नहीं जा सकता, बशर्ते कि वो लीज पीरियड खत्म ना हुआ हो। सब्जेक्ट टू एक्सपायरी ऑफ लीज पीरियड। सेकंड, अगर आउटस्टैंडिंग बाकी है, टेनेंट नहीं दे रहा, तो दो कंडीशंस इसमें सेक्शन 15 में दी हुई है, 2 और 3 में। पहला कि लैंडलॉर्ड को राइट है कि उसको आउटस्टैंडिंग नोटिस का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ऑफ रेंट का नोटिस उसने देना चाहिए, और नोटिस जिस दिन उस टेनेंट को सर्व हो गई, उस दिन से 90 डेज तक वेट करना पड़ेगा, और 90 डेज के अंदर अंदर अगर उसने रेंट भर दिया तो वेल एंड गुड, कोई आप इजेक्टमेंट नहीं कर सकते। दिस इज सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 15। अब सब क्लॉज 3, अब चलो सबको समझ लिया कि भाई लैंडलॉर्ड की नोटिस आई, 90 दिन में भर नहीं पाया टेनेंट, नोटिस मिलने के बावजूद। फिर अगली रेमेडी लैंडलॉर्ड के पास में क्या रहती है? टू अप्रोच कोर्ट फॉर एविक्शन और इजेक्टमेंट एंड पोजीशन। पोजीशन रिकवर करेगा वो, क्योंकि देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी और दिया हुआ है सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 15 में, कि जिस दिन कोर्ट का समन्स उसको सर्व हुआ कि लैंडलॉर्ड हैज फाइल्ड दिस सो एंड सो सूट अगेंस्ट यू, यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। आता है समन्स, पढ़ा है आपने? समन्स मिलने के बाद में भी 90 दिन के अंदर टेनेंट को राइट है आउटस्टैंडिंग स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज एटलीस्ट या तो कोर्ट में जमा करे या फिर लैंडलॉर्ड के पास में। सो दिस इज, अगर ऐसी सिचुएशन रही तो लैंडलॉर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर इजेक्टमेंट, उसको निकाल नहीं सकते। ये सेक्शन 15 बोल रहा है कि कौन सी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड टेनेंट को इजेक्ट नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता या एविक्ट नहीं कर सकता। आया ख्याल में? कब नहीं कर सकता ये सेक्शन 15 में है। अब कब वो पोजीशन ले सकता या एविक्ट कर सकता ये सेक्शन 16 में। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है कि 15 का 16 में पकड़ लिए, 16 का 15 में पकड़ लिए, कुछ नहीं है। इट इज वेरी इजी। कब लैंडलॉर्ड पोजीशन नहीं ले सकता वो सेक्शन 15 में, हर सेक्शन 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अपन डे टू डे लाइफ में अपनी केस भी लड़ते हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट की टेनेंसी की केस देखते हैं, तो उसमें सेक्शन 15 और 16 प्लेज द वाइटल रोल। पूरा महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का जिस्ट ही 15 और 16 पे। उसके बाद सेक्शन 17 से लेकर 60 तक ये प्रोसीजरल प्रोविजंस है। अब आ जाते हैं सेक्शन 16। कौन सी कंडीशन में, मतलब एक चीज आप देखिएगा, सेक्शन 15 में टेनेंट्स के राइट्स सिक्योर किए गए, है ना, कि लैंडलॉर्ड पोजीशन नहीं ले सकता। अब सेक्शन 16 में लैंडलॉर्ड के राइट सिक्योर किए गए, बोलते हैं ना इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब सेक्शन 16 बोलता है व्हेन लैंडलॉर्ड मे रिकवर पोजीशन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीली अपन एक एक करके करेंगे तो अपना महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट यहीं खत्म होता है। आगे के प्रोसीजरल है। सब क्लॉज 1, सेक्शन 16 सब क्लॉज 1। इसमें लैंडलॉर्ड पोजीशन कब रिकवर कर सकता, सब क्लॉज 1 में दिया है कि अगर टेनेंट कॉन्ट्रावेंस और कमिट्स एनी एक्ट टू द कॉन्ट्ररी ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जो शर्तें या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है उसके कॉन्ट्ररी में अगर कुछ ऐसा एक्ट करता है टेनेंट, तो लैंडलॉर्ड हैज राइट टू रिकवर पोजीशन, कि यू हैव ब्रीच्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ लीज और लाइसेंस, नाउ आई एम एंटाइटल्ड फॉर पोजीशन। सब क्लॉज 1, ठीक है। आप लगे तो एक अपने याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि सब क्लॉज 1 एक्ट कॉन्ट्ररी टू एग्रीमेंट। ओके, अब क्लॉज 2 पे आते हैं। नहीं, क्लॉज 1 में भी ABC है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बोलता है कि अगर टेनेंट ने विदाउट लैंडलॉर्ड्स कंसेंट इरेक्टेड एनी स्ट्रक्चर बोले तो कोई बांधकाम किया, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि वुडन पार्टीशन लगाए तो मॉडिफिकेशन हो गया या कुछ ऐसा हो गया, नहीं। स्ट्रक्चर मस्ट बी ऑफ परमानेंट नेचर। अगर टेनेंट ने प्रीमाइसेस के अंदर विदाउट लैंडलॉर्ड्स रिटन कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, लिखित मंजूरी के बगैर अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो लैंडलॉर्ड इज एंटाइटल्ड फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, क्योंकि प्रीमाइसेस का नेचर चेंज हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ आप कर सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको लैंडलॉर्ड जो ओनर है उस प्रीमाइसेस का, उनका रिटन कंसेंट लगेगा। ये सेक्शन 16 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। अब बी क्या बोलता,
अब हम ये देख रहे हैं कि कब लैंडलॉर्ड पोजीशन रिकवर कर सकता। अब बी ऐसा है कि आपको प्रीमाइसेस तो रेंट पे दे दिया है, आप टेनेंट होने के नाते उसके पोजीशन में आ गए हो एंड यू आर एंजॉइंग टेनेंटेड प्रीमाइसेस, एग्रीमेंट हो गया, एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड लॉफुली। अब ऐसी सिचुएशन में if tenant is in possession of tenanted premises और उसमें वो अगर कोई न्यूसेंस करता है which amounts to annoyance to neighbors, जोर से टीवी लगा लिया, स्पीकर लगाया, या ऐसा कोई एक्ट जिससे पड़ोसियों को परेशानी हो, परेशानी हो रही है, वो टेनेंट की वजह से आवाज बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या कचरा फेंक देते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। एनी एक्ट विच कॉजेस न्यूसेंस और अनॉयंस टू द नेबर होल्डर्स, ओनर्स, तो ऐसी सिचुएशन में विथ इमीडिएट इफेक्ट लैंडलॉर्ड हैज राइट टू टेक पोजीशन ऑफ द टेनेंटेड प्रीमाइसेस। और एक कंडीशन दी हुई, और एक पॉइंट उसमें बोला हुआ है कि अगर आपने ये कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो आपको जो प्रीमाइसेस दिया रेंट टेनेंसी में, उसमें आप कोई इमोरल या इलीगल एक्ट करते हुए कन्विक्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, जो प्रीमाइसेस आपको रेंट पे दिया गया है उसमें अगर आपने कोई इमोरल या इलीगल एक्ट किया है और उसमें आपको सजा हुई है कोर्ट से, तो वो सिचुएशन में भी लैंडलॉर्ड हैज राइट टू एविक्ट और इजेक्ट द टेनेंट। इन शॉर्ट कि टेनेंटेड प्रीमाइसेस में आप इलीगल एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये था सी। अब डी, अब डी को थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब टेनेंट ने एक नोटिस दे दिया लैंडलॉर्ड को, टेनेंट को राइट है, टेनेंट ने अगर एक नोटिस दिया या एक रिटर्न इंटीमेशन दिया लैंडलॉर्ड को कि भाई मैं ये प्रीमाइसेस खाली कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिस और इंटीमेशन मस्ट बी इन राइटिंग टू लैंडलॉर्ड कि भाई मैं इतने दिनों में ये प्रीमाइसेस खाली कर रहा हूं। अब नोटिस लैंडलॉर्ड को आ गई या इंटीमेशन लैंडलॉर्ड को मिल गया। लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि भाई अब ये प्रीमाइसेस खाली हो रहा है, उसको किसी थर्ड पर्सन के साथ में वो प्रीमाइसेस का को सेल करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या आगे और कोई किसी को टेनेंसी में रखने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद में टेनेंट ने अगर अपने नोटिस के हिसाब से वो पीरियड में खाली नहीं किया तो लैंडलॉर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट को डैमेज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए वो इमीडिएट उसको खाली करवा सकता, पोजीशन ले सकता। आपने खाली करने का बोला था, आपने किया नहीं, मैंने आपके उस इंटीमेशन और नोटिस के बेसिस पर थर्ड पर्सन से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया या ब्रीच हुआ
तो सामने वाला तो लैंडलॉर्ड के ऊपर में केस करेगा ना डैमेजेस का, बट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ टेनेंट। ये है सब क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 16(1). ओके, अब ई आ जाता, सिंपल है, विदाउट लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, प्रीमाइसेस के मालक की रजामंदी या मंजूरी के बगैर अगर टेनेंट वो प्रीमाइसेस को सबलेट करता है अनलॉफुली, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड अगर टेनेंट सबलेट्स द प्रीमाइसेस अनलॉफुली, वो कंडीशन में भी लैंडलॉर्ड पोजीशन ले सकता है, ही हैज राइट टू रिकवर पोजीशन। ओके, एफ में बोल रहा है कि आपको जो पर्पस के लिए प्रीमाइसेस दिया था वो पर्पस ना करते हुए आप कुछ और पर्पस के लिए वो प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अपन ने एक फ्लैट लिया रेंट पे रहने के लिए, लेकिन आप वहां रह नहीं रहे हो, वहां आप कोई तो भी ऑफिस डाल दिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, एग्रीमेंट में लिखा है आपके रेसिडेंस के लिए, लेकिन आप वहां कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी कि द पर्पस फॉर विच द प्रीमाइसेस वर गिवन टू यू ऑन रेंट is changed by the tenant, so that is the important reason for which landlord can recover possession from tenant। जो पर्पस के लिए आपको दिया था वही पर्पस के लिए आप वो प्रीमाइसेस यूज कर सकते हैं। अगर आपको पर्पस चेंज करना है तो यू हैव टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। कुछ नहीं कर सकते, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, सबलेट नहीं कर सकते, पर्पस चेंज नहीं कर सकते। मींस जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, रेंट एग्रीमेंट में जो आपके और लैंडलॉर्ड के बीच में हुआ है, उसके कॉन्ट्ररी आप नहीं जा सकते, वो एग्रीमेंट के खिलाफ आप नहीं जा सकते, ना आप जा सकते ना लैंडलॉर्ड जा सकते। बोथ दी पार्टीज आर बाउंड बाय दी एग्रीमेंट, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा हुआ है। अब एक सिचुएशन ऐसी आ सकती, अपन ने बहुत सी जगह देखा है, जैसे अपना कोर्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जजेस जो हैं, अपन जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, कोई पूना से है, कोई बॉम्बे से है, कोई कोल्हापुर से जज आए हुए हैं, तो उनके लिए जुडिशियल डिपार्टमेंट ने सेपरेट रेसिडेंस बनाए हुए। मालूम है आपको कहां है? अकोला में बनाए हुए ना, वो उनको रहने के लिए वहां अकोमोडेशन देते। अब उनका जो जुडिशियल ऑफिसर या स्टाफ मेंबर जिनको क्वार्टर्स मिले हुए हैं, घर मिले हुए हैं इनकी तरफ से, वो ऐसे टेनेंट करके अगर रहे, सपोज अब ये तो खैर गवर्नमेंट का है, कोई एम्प्लॉयर है, उसने अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए कुछ घर बनाए हुए हैं कि जब तक आप सर्विस में मेरे यहां है आप इस घर में रह सकते एज ए टेनेंट, और एक नॉमिनल अमाउंट एज ए रेंट करके वो लेते हैं। अगर उस एम्प्लॉय का सर्विस खत्म हो जाती है,
रिटायर होता है, रिजाइन कर दिया जाता है या उसको निकाल दिया जाता है, और वो जैसे उसकी सर्विस खत्म हुई, निकाल दिया गया और सीजेस टू बी ए एम्प्लॉय ऑफ दैट एम्प्लॉयर, तो उसको घर खाली करके देना पड़ता। और अगर नहीं दिया, वो जो एम्प्लॉयर है ही कैन रिकवर पोजीशन। ठीक है। अब जी जो है, जी में ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, और अपने डे टू डे एडवोकेसी के लाइफ में यही रीजन आता है, रिकवरी ऑफ पोजीशन बाय लैंडलॉर्ड फॉर हिज बोनाफाइड नीड और रिक्वायरमेंट। लैंडलॉर्ड इज ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस, मालक रहता है, बराबर। जब जरूरत नहीं थी उसने टेनेंट रख दी, टेनेंसी का पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन लैंडलॉर्ड को अब उसकी खुद की जरूरत के लिए वो चाहिए, उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वर्ड यूज किया गया है बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या होता है? ट्रू रीजन, ट्रू नेसेसिटी, सही में जरूरत है, जेन्युइन नेसेसिटी। ऐसा नहीं कि भाई जब उसको निकालना है करके एक बोनाफाइड रिक्वायरमेंट बोल दिया, बोनाफाइड नीड बोल दिया। हाँ, अगर लैंडलॉर्ड को खुद की नीड के लिए, खुद की यूज के लिए अगर वो टेनेंटेड प्रीमाइसेस चाहिए तो वो रिकवर कर सकते, उसमें भी बहुत सी कंडीशंस है। तो आगे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट इन क्लॉज जी। अब ये क्लॉज जी आगे के पूरे 30 सेक्शंस उसमें ये डिस्कस होगा, बोनाफाइड नीड, ये ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद में फिर अपन जी, एच और आई, ये 3 सब क्लॉजेस इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, घर मालकाला हाँ, वही तो है, बोनाफाइड का मतलब ही वही है। अभी आपको एक आखिरी में एक केस लॉ दूंगा। रिसेंटली आप लोगों को ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 महीने पहले ही लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप के ऊपर में लैंडमार्क जजमेंट दिया हुआ है, और दैट जजमेंट इज बिटवीन रजनी मनोहर वर्सेस परशुराम चुन्नीलाल। ये जजमेंट पास हुआ 2 दिसंबर 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक बोल दिया कि बोनाफाइड नीड है कि नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन टेनेंट ये डिफेंस नहीं ले सकता कि आपको ऑल्टरनेट अकोमोडेशन है। मेरी दुकान में, या आप बाजू की दुकान ले लो, वो खाली पड़ी है, उसमें आप अपना कर लो। हाँ, अगर टेनेंट 50 साल से भी पोजीशन में है, हाउस ओवर लॉन्ग पोजीशन, तो भी वो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ना अब मैं उसका मालक हो गया कि क्या हो गया। हाँ, रिलेशनशिप ऑफ टेनेंसी बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट do not extinguish due to long possession of the tenant। extinguish बोले तो भाई मैं 50 साल से भाड़े करी हूं, नहीं खाली करता, मैं मालक हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते। टेनेंट ये भी बोल देगा कि मैंने तो 50 साल में जितना भाड़ा दिया वो प्रॉपर्टी की कीमत से ज्यादा हो गया, वो भी नहीं बोल सकता। वंस यू आर अ टेनेंट, यू आर ऑलवेज अ टेनेंट। चलिए नेक्स्ट, बोनाफाइड नीड का ले लिया। अब बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर रिपेयर्स ऑफ प्रीमाइसेस।
रिपेयर्स मालूम है ना, दुरुस्ती कुछ करना है, उसमें छत गल रही है, पाइपलाइन फूटी हुई है, टाइल्स निकल रहे हैं, बाथरूम में लीकेज है, या इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, एनी टाइप ऑफ रिपेयर्स, उसके लिए भी वो पोजीशन रिकवर कर सकता फ्रॉम टेनेंट टू रिपेयर। अभी जो अपन देख रहे हैं कि बोनाफाइड नीड, रिपेयर्स, इनकी प्रोसीजर क्या है, इनका लॉ क्या है, वो सेक्शन 17 से आखिरी तक एक पर में प्रोसीजर दी हुई है कि लैंडलॉर्ड ने ऐसा किया तो टेनेंट क्या कर सकता है, टेनेंट ने ऐसा किया तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन सेक्शन 16 इज समरी ऑफ एंटायर महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, द रीजन इन विच और द कंडीशन इन विच लैंडलॉर्ड कैन रिकवर पोजीशन। रिपेयर के लिए कुछ उसको रिपेयर करना है प्रीमाइसेस में, जो टेनेंट को वैकेट किए बिगर नहीं हो सकता, ये खाली कराए बिगर उसमें रिपेयरिंग नहीं हो सकती, तो उसको खाली करवा सकता। ठीक है, नेक्स्ट। खाली करवाने के बाद उसी को देना पड़ता है क्या? हाँ, पुराने टेनेंट को देना पड़ता है? यस यस, ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 17 के बाद में वो ही, नहीं तो कैसा होगा, टेनेंट को तो बोल दिया भाई मेरे को रिपेयर करना है, आप एक 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए आप कहीं और चले जाइए, बाद में कोई रिपेयरिंग नहीं किया, प्रीमाइसेस किसी और को दे दिया, दैट इज इलीगल एक्ट। टेनेंट हैज राइट टू गेट रिस्टोर्ड इन दैट पोजीशन। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, बोनाफाइड नीड फॉर डिमोलिशिंग। डिमोलिशिंग का मतलब, हाँ, कोई बिल्डिंग है उसको अपने को गिराना है, उसके लिए भी लैंडलॉर्ड पोजीशन रिकवर कर सकता है। कंडीशन खराब हो गई, डिमोलिशिंग। अब उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, कंडीशन खराब हो या वो बिल्डिंग गिरा के न्यू बिल्डिंग इरेक्ट कर रहा हो, तो उसमें भी पोजीशन रिकवर कर सकते हैं। और जे में ऐसा है कि जैसे हर बिल्डिंग के ऊपर में छत होती है, आपको नीचे का प्रीमाइसेस दिया हुआ है, छत के ऊपर में आपको राइट नहीं है, कॉमन प्लेस है। और अगर लैंडलॉर्ड उस छत के ऊपर, या अगर आपका जो घर है जो आपको दिया हुआ है वो छत के ऊपर, छत में लगा हुआ है, और लैंडलॉर्ड को छत के ऊपर में और भी फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, लेकिन आपका टेनेंटेड घर उसमें बीच में आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी लैंडलॉर्ड पोजीशन रिकवर कर सकता। सब क्लॉज जे 16(1) में ये अपन देख रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस में लैंडलॉर्ड पोजीशन रिकवर कर सकता फ्रॉम टेनेंट। ठीक है, और ऐसा प्रीमाइसेस जो बहुत पुराना हो गया, अपने अकोला शहर में ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं जिनको 150 साल हो गए, डिलैपिडेटेड कंडीशन में, बहुत नाजुक कंडीशन में है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी की फिजिकल इंजरी ना हो, किसी की को डैमेज ना पहुंचे, उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कलेक्टर्स, म्युनिसिपल कमिश्नर्स एक नोटिस इशू करते हैं कि दिस बिल्डिंग बी डिमोलिश्ड, उसको गिरा दो। अगर कॉरपोरेशन ने ऐसा कोई ऑर्डर पास किया हुआ है कि ये बिल्डिंग बहुत खराब कंडीशन में है, रहने योग्य नहीं है, यूज करने योग्य नहीं है, आप इसको गिरा दो, ऐसी नोटिस लैंडलॉर्ड को अगर आती है तो लैंडलॉर्ड इमीडिएटली टेनेंट को बोल सकते का पोजीशन रिकवर कर सकता है।
वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने भाड़े कर ही रखा हुआ है। किसी की जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, whomsoever he may be। अगला आ गया, अगर कोई बिल्डिंग है उसको लग के अगर कोई ग्राउंड है लक्करी, और ओनर को उस टेनेंट अगर उसके अंदर पोजीशन में है वो ग्राउंड के, तो लैंडलॉर्ड को अगर इच्छा है कि भाई मेरे को इधर नई बिल्डिंग इरेक्ट करनी है तो वो पोजीशन उसमें ले सकता है। समझ में आया? कई बार बिल्डिंग को लग के एक प्लेग्राउंड जैसा या एक ओपन स्पेस रहती है जो लैंडलॉर्ड के मालकियत की रहती है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि उस ओपन स्पेस में कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बना के या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना के भाड़े से दिया हुआ रहता है। तो अगर उधर आपको डेवलपमेंट करना है या बिल्डिंग इरेक्ट करनी है लेकिन वो प्रीमाइसेस खाली होना चाहिए, उसके लिए भी पोजीशन रिकवर कर सकता है, करने का राइट लैंडलॉर्ड को है। नए प्रीमाइसेस में ओल्ड टेनेंट को भी अकोमोडेट करने का पूरी होता है। डिपेंड करता है कंडीशन। नए प्रीमाइसेस में ओल्ड टेनेंट, अब आप खुद ही सोचिए, टेनेंट ओल्ड कब होगा? जब नए प्रीमाइसेस के पहले कोई दूसरा प्रीमाइसेस उसको दिया गया हो, वो गिरा के फिर नया प्रीमाइसेस उसकी जगह पे बनाया, तो टेनेंट का राइट आता है नए प्रीमाइसेस में ऑक्यूपाई करने का ऑन सेम कंडीशन जो ओल्ड प्रीमाइसेस में था। ये आगे के प्रोविजन में अपन देखेंगे। ये सारे जो है प्रोविजन है, ये जो सारी प्रोसीजर इसमें दी हुई है। इसमें आगे सब क्लॉज 2, 3 इसमें ऐसा दिया है कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंटेड प्रीमाइसेस पे नई बिल्डिंग या नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहता है तो कंपीटेंट अथॉरिटी, ये वर्ड यूज किया गया, कंपीटेंट अथॉरिटी या कोर्ट। जो कंपीटेंट अथॉरिटी है पहले वो क्या देखेगी कि भाई आपका प्लान तैयार है क्या, अगर तैयार है तो वो नेसेसरी परमिशंस ली हुई है क्या कॉरपोरेशन से, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। नहीं तो आपकी कुछ तैयारी नहीं है, मेरे को यहाँ बिल्डिंग खड़ा करना है, बिल्डिंग खड़ा करना है, उसको निकाल दिया लेकिन आप खड़ा ही नहीं कर रहे। ये प्रोविजन सब क्लॉज 2, 3 एंड 4 में दिया हुआ है ऑफ सेक्शन 60। तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड का सब चीजें चेक की जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो एज पर लॉ है कि नहीं। ओके, अभी अपन ने सेक्शन 16 में देखा कि कौन सी कंडीशंस में लैंडलॉर्ड पोजीशन टेनेंट का रिकवर कर सकता, रिपेयर्स के लिए, री एंट्री के लिए, न्यू बिल्डिंग इरेक्शन के लिए, बोनाफाइड नीड के लिए, अपन ने सब चीजें अभी देखी। अब सेक्शन 17, 18, 19, 20 ये हर कंडीशन का प्रोसीजर दिया हुआ है। जैसे 17 में बोलता है रिकवरी ऑफ पोजीशन फॉर रिपेयर्स एंड री एंट्री, स्पेसिफिक उसमें प्रोसीजर दिया गया कि लैंडलॉर्ड के क्या राइट्स है, टेनेंट के क्या राइट्स है। रिपेयर्स बोले तो कितना, और अगर उसको रिपेयर के नाम पे अगर उसका पोजीशन रिकवर किया हुआ है, रिपेयर आपने किया नहीं या रिपेयर आपने 2 महीने के अंदर चालू किया नहीं,
तो टेनेंट का क्या राइट आता है वापस उसके पोजीशन में आने का? ये सेक्शन 17 में है। ऐसे ही री एंट्री का है। री एंट्री बोले तो पहले लैंडलॉर्ड मालक था तो पोजीशन में था, फिर टेनेंट को दे दिया, लेकिन वापस पोजीशन लेने के बाद में खुद जाना चाह रहा है। कि भाई मेरे को खुद को बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोल के टेनेंट को निकाल तो दिया लेकिन गया नहीं, टेनेंटेड प्रीमाइसेस में एंटर हुआ नहीं, तो टेनेंट हैज राइट फॉर री एंट्री एंड लैंडलॉर्ड आल्सो हैज राइट फॉर री एंट्री इफ टेनेंट कमिट्स एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे ही 18 में है पोजीशन फॉर ऑक्यूपेशन एंड री एंट्री। 19 में बिल्डिंग गिराना है, कंडीशन खराब हो गई, मेरे को नया वो बिल्डिंग गिरा के नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है, नई बिल्डिंग बनाना है, या कॉरपोरेशन से नोटिस आ गई कि इसको गिरा दो। डिमोलिशिंग ऑफ बिल्डिंग which was given on lease to the tenant, उसके लिए सेक्शन 19 और उसका प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस हम इधर देखेंगे जो जिसके ऊपर में आपको पूछा जाए। कंफ्यूज मत होना, सेक्शन 16 में सारे कंडीशंस दी हुई है कि कौन सी कंडीशंस में लैंडलॉर्ड पोजीशन रिकवर किया कर सकता है। अब 17, 18, 19, 20 इसमें इंडिविजुअल हर पर्पस के प्रोसीजर दी हुई है कि लैंडलॉर्ड ने बोल तो दिया, खाली करवा लिया, लेकिन इसमें काम चालू नहीं किया, तो क्या टेनेंट को राइट है? या ऑक्यूपाई नहीं किया तो क्या राइट है? बोनाफाइड नीड का अगर नहीं निकल रही है, फिर सिर्फ रिकवर कर लिया, पर उसको ताला लगा के रख दिया बोनाफाइड नीड के नाम पे, तो टेनेंट को क्या राइट है? ये 17, 18, 19 में अलग अलग प्रोविजन में इसके प्रोविजंस दी हुई है, कनेक्टेड विथ 16। ओके, एक जरूर इसमें मैं बताऊंगा, बोनाफाइड नीड के लिए ऑक्यूपाई करना है, आपने टेनेंट को निकाल दिया, और निकालने के बाद में जैसा मैंने अभी आपको बोला उसमें कोई यूज ही नहीं कर रहे, लॉक लगा के रख दिया और कोई कारण नहीं है, लॉफुल कारण नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में टेनेंट कैन अप्रोच कोर्ट, सिविल कोर्ट, और उसमें अगर इफ ही इज फाउंड गिल्टी तो 3 महीने की सजा और 5,000 रुपये फाइन लैंडलॉर्ड को हो सकता कि आपने गलत बोलकर उनका पोजीशन लिया। ओके, दैट इज इन सेक्शन 18। अब 20 में है कि टेनेंट ने खाली तो कर दिया लैंडलॉर्ड के कहने पे, एंड लैंडलॉर्ड वहां पर नई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, टेनेंट को कुछ पूछा ही नहीं, खाली कर दिया, तो टेनेंट कैन गिव नोटिस और इंटीमेशन और रिक्वेस्ट लेटर टू लैंडलॉर्ड कि ही इज इंटेंडिंग टू ऑक्यूपाई इन द न्यू बिल्डिंग। जितना कारपेट एरिया का टेनेंटेड था पहले, या तो उतना, उससे ज़्यादा रहा तो एडिशनल चार्जेस क्या है वो आपस में तय कर सकता। नहीं तो पता चला पहले 1 BHK का घर हमने भाड़े से लिया था, फिर मकान मालक ने
3 BHK का बना लिया, लेकिन मैं भाड़ा उतना ही दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। कारपेट एरिया इंक्रीज हो गई, 2 रूम ज़्यादा बढ़ गए तो आपका रेंट भी बढ़ सकता है। न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो इंटीमेशन दे सकता है, इंटेंशन बता सकता है टेनेंट लैंडलॉर्ड को कि मैं इसमें भी ऑक्यूपाई करने को तैयार हूँ, बट नॉट मोर देन स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर नई बिल्डिंग बन गई और जिस टेनेंट को निकाला था कि भाई मेरे को यहाँ नई बिल्डिंग बनाना है जगह पे, मैं आपको इसमें दूंगा, प्रीमाइसेस रहने के लिए दूंगा, और सपोज 6 महीने में, साल भर में वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, टेनेंट राह देख रहा, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड भी नोटिस दे सकता है टेनेंट को कि अगर आपको आना है तो आप आ सकते, नई बिल्डिंग तैयार है, आप अपना प्रीमाइसेस ले सकते। ये सेक्शन 21। सेक्शन 22 वही एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप किसी कंपनी के इसमें एम्प्लॉय हैं और आपको क्वार्टर दिया गया है रहने के लिए, या कोई घर आपको दिया गया है रहने के लिए, जैसे ही आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म होता है आपको खाली करके देना पड़ेगा। अपन ने 16 में देखा ही था, उसका प्रोसीजर सेक्शन 22 में दिया हुआ है। सेक्शन 23, जनरली सेक्शन 23 पे कोई ध्यान देता नहीं और उसको पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। आपके इसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस में होंगे या कोई ऐसे गवर्नमेंट सर्विस में होंगे जो प्रीमाइसेस छोड़कर उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ता है। घर तो है और सर्विस के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है, तो ड्यूरिंग सर्विस सपोज रेंट पे दे दिया, जैसे ही सर्विस खत्म हुई, रिटायर हुए, तो ऐसे पर्सन दे आर एंटाइटल्ड टू रिकवर पोजीशन ऑफ द टेनेंटेड प्रीमाइसेस। अब ऐसे कौन लोग हैं? आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, साइंटिस्ट लोग, साइंटिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कभी सुना है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? सुना है? और आई फील प्राउड कि मेरे फादर ही वॉज साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। आई हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट डिपार्टमेंट। मैंने बचपन से वो न्यूक्लियर प्लांट्स, न्यूक्लियर एनर्जी, साइंटिस्ट लोग, इन लोगों को, हम वो माहौल में छोटे से बड़े हुए। मेरा एजुकेशन पूरा दिल्ली साइड में हुआ, लेकिन हमारा जो प्रीमाइसेस था वो अमरावती में था और आज भी है। वो ठीक है, हमारे पिताजी ने कभी टेनेंट रखा नहीं, उसको लॉक ही करके रखा, अनऑक्यूपाइड। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज के जो साइंटिस्ट लोग हैं और वो सर्विस के लिए अपना प्रीमाइसेस छोड़कर, सिटी छोड़कर, विलेज छोड़कर बाहर जाते हैं और अपना घर या वो प्रीमाइसेस जो है वो रेंट पे देते हैं, तो जैसे ही वो रिटायर होंगे तो आपको उनको पोजीशन रिकवर करने का अधिकार आता है। सेक्शन 23 में ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। उनके रिटायरमेंट के बाद में आपको उनको पोजीशन देना पड़ेगा।
नहीं तो खुद का घर रहने के बाद में खुद ही वो मालक रेंट पे रह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्या है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट का, कि सबको अकोमोडेशन, रहने के लिए छत सबको मिलनी चाहिए, ये एक उद्देश्य था। 1946 में जब लॉ बने महाराष्ट्र की 3 रीजन में, मैंने पिछले बार बताया था आपको, उद्देश्य एक ही था कि एवरीबडी शुड गेट शेल्टर, फूड, और तीसरा क्या, क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, सबको शेल्टर मिलना चाहिए रहने के लिए। तो ये एक मेन ऑब्जेक्ट था महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के इनेक्टमेंट के लिए। ओके, ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट, अपन थोड़ा आगे जाएंगे, सेक्शन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये केसेस आती हैं। टेनेंट को खाली करने के लिए, अगर लैंडलॉर्ड को लगता है कि ये खाली करेगा नहीं, तो क्या करता है, नल का कनेक्शन बंद कर देगा। एमएससीबी में बोल देगा कि भाई ये मेरी लाइन काट दो। इसको बोलते हैं एसेंशियल सप्लाई, पानी का कनेक्शन काटना, जिसके बिगर आप वो प्रीमाइसेस यूज नहीं कर सकते। और अगर वो उसको खंडित किया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो टेनेंट को राइट है सेक्शन 29 में वो सप्लाई रिस्टोर कराने की। एक चीज और बताऊंगा उसमें आखिरी में सब क्लॉज 2 में भी दिया हुआ है कि सपोज इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिया, एमएससीबी वाले आए, मीटर उठा के लेके गए, तो क्या टेनेंट रहेगा क्या, बगैर लाइट के रह सकता क्या, भाड़ा उतना ही भर रहा। तो टेनेंट कैन अप्रोच एमएससीबी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सप्लाई। तो एमएससीबी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बोलेंगे कि आप मालक नहीं है, लैंडलॉर्ड की नो ड्यू सर्टिफिकेट लाइए, ना हरकत प्रमाण पत्र घर मालक का लाइए, तो हम आपको रिस्टोर करते। तो टेनेंट बता सकता सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 में नो ड्यू सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे को डायरेक्ट दे सकते। ठीक है, इसके बाद में आता है सेक्शन 33। एक मिनट में आपकी क्यूरी कंप्लीट करूंगा, एक 2-3 प्रोविजंस रह गए हैं, देन वी विल डिस्कस। Section 33 is the most important section in respect of jurisdiction of the court. जिस सिटी में या जिस एरिया में स्मॉल कॉज कोर्ट एस्टैब्लिश हुए हैं, तो वो स्मॉल कॉज कोर्ट टेनेंसी के मैटर डील करेगा। स्मॉल कॉज कोर्ट बोले तो इक्विवेलेंट टू सिविल जज जूनियर डिवीजन। स्मॉल कॉज, किरकोळ कारण जिसको मराठी में बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या जहां जेएमएफसी है पहला उसका, और अगर जेएमएफसी जो जगह पे नहीं है तो सिविल जज सीनियर डिवीजन भी ट्राई कर सकता है। तो पूरा कोर्ट का जुरिडिक्शन सेक्शन 33 में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में सेक्शन 53 और 55, सेक्शन 53 बोलता है, जैसे अपन ने अभी बहुत देखा कि लैंडलॉर्ड को सजा होगी, टेनेंट को सजा होगी, उसमें सेक्शन 10 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, और सेक्शन 17, 18, 19, 21, 29, 30 और 31, इसमें जो सजा का प्रावधान दिया हुआ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा।
आपको मालूम है नॉन कॉग्निजिबल और कॉग्निजिबल का फर्क, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, एग्रीमेंट ऑफ लीज, सेक्शन 55 जो है वो प्रोविजन है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एग्रीमेंट ऑफ लीज या एग्रीमेंट ऑफ लाइसेंस मस्ट बी रजिस्टर्ड। मैंडेटरी दिया हुआ है कि वो रजिस्टर होना चाहिए, और अगर नहीं रजिस्टर हुआ तो लैंडलॉर्ड कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स कवर्ड अंडर दैट एग्रीमेंट। इट इज मैंडेटरी, जरूरी है कि एग्रीमेंट ऑफ लीज या एग्रीमेंट ऑफ लीव एंड लाइसेंस रजिस्टर्ड होना जरूरी है, सब्जेक्ट टू कि अगर वो टेनेंसी पीरियड 12 महीने के अंदर रहा तो कोई जरूरत नहीं, 12 महीने के ऊपर रहा, अपन ने देखा था ना, कौन से प्रोविजन में देखा था, अपन ने देखा था ना, 1 साल के अंदर का रहा तो ठीक है, मे और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। लेकिन सेक्शन 55 बोलता है कि अगर लीज एग्रीमेंट है इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। और उसके बाद में जो प्रोविजंस है, अपील कहां होती है, रिपीलिंग सेक्शंस हैं, दे आर नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये मेन प्रोविजंस है महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। इसमें सेक्शन 15, 16, 29, 33, 53, 55 ये सबसे मेन प्रोविजन है। ठीक है। सो दिस इज ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। इन द एंड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एनीवेयर। ओके, थैंक यू।